आज के ये पवित्र आयोजन के अवसर पर आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं मैं। आज के इस वंदे मातरम के संबंध में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और मेरे अत्यधिक प्रिय आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को लगातार प्रगति के पथ पर ले जाने में सक्षम ऐसे विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय बहन डॉक्टर संगीता शुक्ला जी, मंच पर विराजित मेरठ महानगर के प्रथम नागरिक मेयर आदरणीय श्री हरिकांत अहलुवालिया जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी मेरठ के नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री विवेक रस्तोगी जी, मंच पर विराजित नोएडा अथॉरिटी में ग्रीवांस क्रिमिनल कमेटी के चेयरमैन और पूर्व न्यायाधीश आदरणीय श्री वीरेश तिवारी जी, हमारे और भी सम्मानित गण बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक रविंद्र भडाना जी, हमारे वहाँ के अध्यक्ष भागवत के पाल जी, हमारे अजय गुप्ता जी और भी हमारे अन्य अनेक मित्र हैं, सभी सम्मानित बंधुगण, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, राधे श्याम ट्रस्ट के सभी सम्मानित महानुभाव, हमारे जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जो लगातार भारत के बारे में फाउंडेशन के माध्यम से कार्यक्रम कराने की दृष्टि से जागरूक रहते हैं, उसके अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, ऐसे मेरे बड़े प्रिय सौरभ त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम। ये मेरठ की धरती से राधे श्याम ट्रस्ट द्वारा जो वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही समीचीन है, उचित है। मेरठ की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। वंदे मातरम बड़ा पवित्र मंत्र है, लक्षावधि लोगों को प्रेरित किया है और उस काल में वंदे मातरम बना जब 1857 का संग्राम हुआ था। ये बात तो सही है कि अंग्रेजों को पलायित तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके अंदर भय का आतंक पैदा तो जरूर कर दिया और 1857 से लगातार एक ऐसी राष्ट्रवाद की धारा प्रवाहित हुई जिसमें अनेक लोग इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य हुए, भारत मां गुलामी की श्रृंखला में जकड़ी हुई है, इसको कैसे मुक्त कराया जाए। हर देश प्रेमी के अंदर, हर राष्ट्र प्रेमी के अंदर उस तरह का भाव प्रकट होता था। वो भाव शब्दों में क्यों नहीं होता था, शब्द भले ही होते हो रहे होंगे, लेकिन वो भाव अंतरात्मा से निश्चित था। उसी भाव के अंदर 1875 में स्वनामधन्य
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक गीत का लेखन किया था। 7 नवंबर को एक जर्नल में छपा था और फिर बाद में उन्होंने एक उपन्यास लिखा जो देशभक्ति से ओतप्रोत था, जो फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित था। उस उपन्यास का नाम आनंद मठ, और आनंद मठ में यह वर्णित था वो वंदे मातरम साहित्य से उसकी सर्जना हुई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से सर्जना हुई। लेकिन उस वंदे मातरम के अंतर्गत बंकिम बाबू ने पूरा भारत मां का जो स्वरूप है उसको प्रस्तुत किया था। उन्होंने दुनिया को, विदेशियों को, आतताई थे उनको, जो हमारे देश में शासन कर रहे थे, उन सबको ये जताने का प्रयास किया भारत मां केवल भूखंड नहीं है, भारत मां एक चैतन्य स्वरूपा है। नदियां यहां की जीवन वाहिनी हैं, पर्वत इसके आस्था के केंद्र हैं, और प्रकृति आम जन के सहयोगी हैं। सब मिलाकर एक चैतन्य स्वरूप है। उसी में से संस्कृति का विकास हुआ है, उसी में से सभ्यता का विकास हुआ है। ऐसे भारत मां को अगर कोई भूखंड मानता है तो मैं समझता हूं उसको भारत के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में आप देखिए साक्षात वर्णन हुआ है, पुत्रो हम पृथ्व्या, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, हम भूमि के, भूमि हमारी माता है। यह वर्णित है। जहां मां की कल्पना है वो चैतन्य स्वरूपा है। वो चैतन्य स्वरूपा मां का वर्णन बंकिम बाबू के साहित्य के माध्यम से प्रकट हुआ था और वो पूरा वर्णन किया है। वंदे मातरम जो 2 छंद में नहीं है, वंदे मातरम 6 छंदों में है। सारे छंदों में भारत मां का स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप के अंतर्गत हमारा क्या स्थान है, हम सब लोग मिलकर के कैसे शक्ति प्रकट करते हैं, हम सब लोग मिलकर के परस्पर के अंदर संवेदनशीलता के माध्यम से भक्ति का सृजन करते हैं, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के कल्याण क्षेम की कैसे कल्पना करते हैं, हम सब लोग मिलकर जो दुष्ट ताकतें हैं उन दुष्ट ताकतों का कैसा हम विनाश करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर वर्णित है। ये 6 छंद के अंदर वर्णित है। इसको कोई कहे कि किसी धर्म का विरोध कर रहा है तो मैं तो कहता हूं शब्द प्रयोग तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बाध्य होकर कर रहा हूं कि उसके समान मूर्ख और हिंदुस्तान के धरती से अपरिचित, हिंदुस्तान के संस्कृति से अपरिचित, भारत की सभ्यता से अपरिचित और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अरे वंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्र बाबू ने किया था, पूरा गान किया था। 1905 में जो बंग के विभाजन की बात चल रही थी, आंदोलन चला था, वंदे मातरम लोगों के अंदर मंत्र के रूप में काम कर रहा था। वंदे मातरम से आगे बढ़े थे। वाराणसी के कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया था, पूरा गायन किया। वंदे मातरम आम जन का एक मंत्र बन गया था। आम जन के अंदर लगता था भारत को अगर गुलामी की श्रृंखला से मुक्त कराना है
तो वंदे मातरम को आत्मसात करना पड़ेगा और आत्मसात करते हुए अपने को समर्पित करते जीवन सर्वस्व की बाजी लगानी पड़ेगी। यह स्थिति था वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में एक कल्पना थी, लेकिन ऐसी भी ताकतें हमारे देश में काम कर रही थी उस समय भी। ये बात सही है कि 1857 में हिंदू मुसलमान सब मिलकर के अंग्रेजों का संघर्ष, उनके विरोध में संघर्ष किए थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी ताकतें आई जिन्होंने विभेद पैदा करना शुरू किया। मुझे पता है कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जब वंदे मातरम गायन प्रारंभ हुआ, जिन्ना ने उसका विरोध किया था। फिर 12 में 1937 में जब कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें जब वंदे मातरम के गान के बारे में चर्चा चली, तो दुर्भाग्य है जिन्ना ने खुलकर कहा कि नहीं, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, दुर्भाग्य है उस समय के नेतृत्व पंडित नेहरू जी और भी लोग मिलकर उनके दबाव में आ गए। उन्होंने कहा दो ही छंद होगा, तुष्टीकरण की नीति। क्यों दो छंद होगा भाई? कौन सी ऐसी बात है? हमारे देश में भारत मां के सभी सुपुत्र हैं, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जब भारत मां की जब सपुत्र हैं तो उनके बीच में विभेद कैसा? फिर भारत मां के प्रति, जिस भारत मां की साक्षात प्रतिमा बंकिम बाबू के इस गीत के माध्यम से चित्रित की गई है, उस स्वरूप को हम, उसी के पुत्र, कैसे उसको हम मिटा सकते हैं? भारत मां चैतन्य स्वरूपा है, वंदे मातरम चेतना का प्रतीक है। भारत मां जब चैतन्य स्वरूपा है, उसके पुत्र के रूप में सभी हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सभी पुत्र हैं। जब सभी पुत्र हैं तो इसे गाने में क्या परेशानी है? क्यों दिक्कत है? नहीं, उनके दबाव में आ गए। चल, अगर कोई चर्च वाला कहे कि ये तुम गान करे, इसमें से ये वाक्य ठीक नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, नहीं गाने। कोई भी अगर बाहर का कहे, जो है कुछ लोग रह रहे हैं, ये हमारे मजहब के विपरीत है, तो खत्म कर दो क्या? ये दुर्भाग्यजनक है। उस समय दबाव में आकर दो छंद उन्होंने किया। बाद में बड़ी बहस चली थी, उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता। उसमें 3 लोग कमेटी बनाई गई थी रविंद्र बाबू से बात करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से बात की गई। उन्होंने कहा भाई देखो, वंदे मातरम गान तो अच्छा है, अगर 2 छंद के बाद किसी को लगता है कि उनकी धार्मिक भावना को आघात पहुंच रहा है, तो इस बात को विचार कर लो। प्रकारांतर से उन्होंने भी इसकी वर्जना की थी कि जो लोग कह रहे हैं कि 2 ही छंद है, ये गलत है। यह स्वरूप था। दुर्भाग्य है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया गया। प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1937 में जो इस प्रकार की विभाजन किस्ती का निर्माण हुआ वंदे मातरम, तो उसी दिन से भारत मां के विभाजन का नींव डाल दी गई। भारत मां के विभाजन का उस प्रक्रिया को जिन्ना ने आगे बढ़ाया, और जिन्ना के चक्कर में पड़ करके हमने अखंड भारत को विभाजित कर दिया। इससे बढ़कर के दुख की स्थिति और क्या हो सकती है? आज अरे संविधान की बात कहते हैं, उसी विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैंने संविधान के उद्देशिका को आपसे दोहराया है। जब मैं बैठा हूं तो असीम जी ने कहा कि कलराज जी, ये तो संविधान की थीम है,
ये संविधान के उद्देश्य का सचमुच संविधान की थीम है, मूल भाव है। मैं कुलपति महोदया से कहना चाहता हूं, मैं भी राज्यपाल था राजस्थान में, मैंने कुछ चीजें वहां स्थापित करने का प्रयास किया। हमने तय किया सभी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में सबसे पहले विद्यार्थियों को खड़ा करके मैं संविधान की उद्देशिका का पाठ करूंगा और उसको दोहराएंगे। और दूसरा, फंडामेंटल राइट्स की बात तो सब कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी की बात कोई नहीं कहता, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है इसकी जानकारी ही नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी ये 42वां संशोधन के समय हुआ था जब इमरजेंसी लागू हुई थी। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी क्या 11 है। किसी से पूछे कि क्या मूल कर्तव्य है संविधान में, तो शायद लोग न बता पाए, तो मैं उसको भी पढ़ता था। फिर बाद में मैंने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पढ़ने लगा। और इतना ही नहीं, संविधान के बारे में जो भ्रांति थी उस भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने संविधान की जो मूल प्रति है, मूल प्रति में जो संविधान के हर भाग में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची, 395 आर्टिकल्स, ये संविधान के अंदर विद्यमान थे। तो उसके सामने डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने, नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के प्रोफेसर थे, उनसे कहा कि संविधान के भाग के एक एक भाग के पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता का चित्रकारी होनी चाहिए ताकि लोगों को संदेश प्राप्त हो सके। वो मूल प्रति हमने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप जानकर प्रसन्न होंगे, जो फंडामेंटल राइट्स का भाग है उस भाग पर जो चित्र बनाया गया है, वो चित्र बनाया गया है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, ये अयोध्या की तरफ गमन कर रहे हैं, आ रहे हैं। उसका संदेश है जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार मर्यादा से युक्त होना चाहिए। मौलिक अधिकार का उदंडतापूर्ण उपयोग नहीं होना चाहिए, मर्यादा से युक्त, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और इसी तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पहले जो चित्रकारी की गई है उसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। संदेश ये है, जो कानून बनेगा, जिस ढंग से गीता का श्लोक है, मंत्र है, शाश्वत है, चिरंतन है, प्रामाणिकता पूर्वक उसका पालन होना चाहिए, उसी ढंग से जो कानून बनेगा, कानून का समुचित तौर पर पालन होना चाहिए। कानून का समुचित तौर पर पालन होगा, कानून व्यवस्था सुनिश्चित होगी, लोग सुख शांति से रह सकेंगे। ये संदेश है। इसी तरीके से फेडरल स्टेट के बारे में बनाया गया। उसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा का खुदाई में जो मिला है, ये बड़ा सा पुल है, उसका चित्र है। क्योंकि फेडरल स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ऐसा अच्छा तालमेल हो, सुदृढ़ हो, ताकि ढंग से शासन, ऐसे अनेक दिए गए, सबका वर्णन करना ठीक नहीं है। तो चित्रकारी की गई। और भारत का संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत भारत का संविधान है। उसी संविधान ने जहां गान के रूप में जनगण मन अधिनायक को सुनिश्चित किया, वहीं वंदे मातरम को भी गीत के रूप में माना है, इसी संविधान ने माना। अजब लगा इस संविधान में गीत तो ही छंद हो रहा है, पूर्व नहीं है। बंकिम बाबू के सपनों को साकार करने का प्रयास नहीं है। जो उनकी कल्पना है उसको उपेक्षित किया गया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे 6 छंद को लोगों के बीच में रखते हुए
भारत मां का स्वरूप कैसा है, इसका चिंतन करो। ये चिंतन करो तो भारतीय आत्मा जागृत होगी, भारतीय चेतना जागृत होगी। और भारतीय आत्मा, भारतीय चेतना जागृत होगी तो वही आगे चल करके 2047 में भारत को विकसित देश बनाने में सक्षम और सफल होगी। और इस कान का जो विरोध करेंगे उसका अर्थ ये होगा कि भारत मां के स्वरूप को जान नहीं पाए, या अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थ के कारण, तुष्टिकरण की नीति के व्यापकता के कारण जो उनके मन मस्तिष्क को आच्छादित किए हुए हैं, तो उसके कारण इस अच्छी चीज को किनारे कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, लक्ष्मीकांत जी ने ठीक कहा। मैंने देखा था, मैं जब संसद चलता है तो मैं तो संसद में नहीं हूं, रहा हूं मैं भी काफी दिनों तक, तो मैं बिल्कुल कार्रवाई देखता हूं, सबका भाषण सुनता हूं। और जब मैंने देखा कि वंदे मातरम के उस पर कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस इधर उधर भागने लगी है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मन को इतनी पीड़ा हुई कि अब कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं कल खड़गे का भाषण सुन रहा था गोवा में, वो कह रहे हैं मैं तो क्या अच्छा वही छंद करूंगा, देव तुम कर लोगे। अरे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो एक पार्टी का, क्या बोल रहे हो? कह रहे बहुत पहले से आ रहा है, अरे पहले से कोई गलत काम हो रहा है तो उसको ठीक किया गया, सुधारना चाहिए। तुम भारत के संसद के द्वारा बनाए हुए कानून की उपेक्षा कर रहे हो, और भारत के संसद के द्वारा बनाए हुए कानून की उपेक्षा करने वालों को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए, या तो स्वयं जाकर लेके जाएं और जनता के बीच में कहें कि मैं वंदे मातरम के जो 6 छंद हैं उसका विरोध कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको देखिए जनता को क्या करना, जिसके लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं शायद वही आपके साथ रहे, उसमें भी शायद बाकी लोग न रहे। ये हरकत करके दुनिया के सामने क्या दिखाना चाहते हो? नौजवानों के अंदर राष्ट्रवाद का जज्बा जगा है। हम इस ऐसे लोगों में नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं पीढ़ी जो है यार बड़ी खराब है, भाई मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आज की पीढ़ी बड़ी जागरूक है, हर दृष्टि से जागरूक है, एक एक बात को बड़ी ध्यान से देखती है। उसको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अगर कहा है कि हम 2047 में देश को विकसित देश के रूप में बना देंगे, तो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्या हम उसमें विशेषता हासिल कर सकते हैं? ये नौजवान आज सोचने लगा है, विज्ञान के क्षेत्र में भी नौजवान सोचने लगा है। हम अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, चंद्रयान पर पहुंच गए, आदिल जलवन पर पहुंच गए, गगनयान पर पहुंच गए, कम संसाधनों में पहुंच गए। भारत का विज्ञान मिशन है, इसको हमें चरितार्थ करना है। विज्ञान का विद्यार्थी जो भी रचनात्मक मस्तिष्क का है, प्रतिभा संपन्न है, इस दिशा में सोचने लगा है, और इस दिशा में सोच कर अनुभव करने लगा है। दुनिया के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि बन करके हम दिखाएंगे और भारत को विकसित देश के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और मोदी जी के सपनों को साकार करने के दृष्टि से लगातार काम करते हैं। ये वैज्ञानिक सोचने लगा है, किसान भी सोचने लगा है कौन कौन सी फसल किस तरीके से उगाया जाए, आधुनिक तकनीकी का कैसे उपयोग किया जाए। और आजकल तो ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है, सिंचाई के लिए भी किया जा रहा है, कल बुआई के लिए भी किया जाएगा। ड्रोन का समय उपयोग हो सकता है। प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्टिलाइजर के कारण गड़बड़ियां हो रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सॉयल का जो स्वरूप बना है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये किसान ही सोचने लगा है। नौजवान भी अपने क्षेत्र में सोचता है कि हम रचनात्मक कार्य करें, रचनात्मक कार्य करें। अच्छी बात यह है भारत की सरकार ने जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की है,
उसने भारत की नौजवानों की आवश्यकता को समझते हुए आज की परिस्थिति के अनुसार शिक्षा नीति के अंदर बदल की गई है। और आपने देखा होगा कक्षा 6 से स्किल डेवलपमेंट संबंधित, कौशल विकास संबंधित विषय रखने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल विचारों की रुचि पता लग जाएगी विद्यार्थियों की, तो क्या आगे कर सकते हैं। हर विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को एनआरएफ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। शोध कार्य जिसके अंदर भी थोड़ी सी वैज्ञानिक बुद्धि है तो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए शोध कार्य, और साथ ही साथ अब कोई नवाचार करता है, इनोवेशन करता है, तो नवाचार करने वाले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए सर्वाधिक मदद करने की कोशिश की जा रही है, और इसके कारण हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया के अंदर जिस तेजी के साथ स्टार्टअप प्रारंभ हुआ है, हिंदुस्तान में आशातीत सफलता प्राप्त की है। स्टार्टअप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने सबसे सराहना की थी। आज का नौजवान इस दिशा में सोच रहा है। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ लोग अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जिनको विदेशी ताकतों का सहयोग है। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने तो यही बात कही कि नक्सल हथियार वाला तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ नक्सल मस्तिष्क वाले आ गए हैं। ये नक्सल मस्तिष्क देश के बारे में जिनकी नकारात्मक सोच है, वो नक्सल मस्तिष्क कहलाए जाएंगे, वो नक्सल माइंड वाले बोले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं। देश के हित के बारे में नकारात्मक सोच, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की जो ताकतें हैं, उनके प्रति सहानुभूति की सोच, भारत की सेनाएं जब आगे बढ़ती हैं, उनके बारे में जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे लोगों की सोच ये नक्सल माइंड है। हमारा नौजवान ऐसा नहीं है। हमारा नौजवान सकारात्मक सोच वाला है हर क्षेत्र में, और सकारात्मक सोच वाला है तो भारत की नैतिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप व्यवहार कर सके। इसके लिए भी नई शिक्षा नीति के अंदर ये बात की गई है कि जहां हम आधुनिकतम ज्ञान के आधार पर कैरिकुलम बनाएं, विषय क्रम बनाएं, वहीं प्राचीन ज्ञान जो है, प्राच्य ज्ञान, अपने शास्त्रों को भी, वैदिक कालीन भी, उस समय के ज्ञान को भी अपने कैरिकुलम के अंतर्गत रखें। आधुनिक ज्ञान और प्राचीन ज्ञान, दोनों ज्ञान का समन्वय, और प्राचीन ज्ञान के अंतर्गत जो चीजों को आगे बढ़ाने के दृष्टि से कुछ नियम सुनिश्चित किए गए थे, जिसे नैतिक मूल्य कहते हैं, उन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास। मनुस्मृति को लोग बहुत गाली देते हैं। अब विशेष रूप से जो जिनका मैंने नाम लिया, ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो बहुत गाली देते हैं, अरे मनुस्मृति तो बहुत खराब है। लक्ष्मीकांत जी राज्यसभा में बैठे हुए थे, मैंने देखा थे तो उस समय विरोधी पक्ष नेता बोल रहे थे मनुस्मृति को जला दिया था, क्यों था बोले था। और उसी बीच में हम सुधांशु त्रिवेदी की ताक देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से जवाब दिया जवाब कमाल था, जितनी तारीफ की जाओ कम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मनुस्मृति में ही क्षमा नमस्ते यम शौचम इंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो मनुष्य के अंदर का नैतिक बल है, नैतिक स्वरूप है, वही धर्म के लक्षण है। धैर्यवान होना, क्षमावान होना, नियंत्रण रखने वाला होना, चोरी नहीं करने वाला होना, बुद्धिमान होना, विवेकशील होना, विद्यावान होना, ये सब धर्म के लक्षण है। और इसीलिए यहाँ पहले अपने यहाँ कहा गया, हमारे सौरभ ने कहा कि धर्मो रक्षत रक्षता, ये सब प्रयोग किया है।
आपने कहा कि धर्म क्या करता है, कहे धारणात् सधर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, जो नियंत्रण करता है समाज का नियंत्रण कैसे, नैतिक मूल्यों के आधार पर। एक करना पाप है, एक करना पुण्य है। इस विवेक के आधार पर जो समाज के अंदर चलता है वही समाज का नियंत्रण कर सकता है। उसी को धर्म कहा रहा, धारणा सधर्म इत्याहु धर्मो धारयते। ये भाषा तो शिक्षा नीति के अंदर नैतिक मूल्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ये वंदे मातरम का स्वरूप है। वंदे मातरम केवल मात्र बलिदान के लिए नहीं है, वंदे मातरम आर्थिक विकास के लिए भी है, वंदे मातरम सामाजिक विकास के लिए भी है, वंदे मातरम समाजोत्थान के लिए भी है। वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जो मनुष्य का, समाज का चतुर्दिक विकास हो सके और भारत की संस्कृति और सभ्यता को लोगों के सामने ढंग से प्रस्तुत किया जा सके और उस संस्कृति और सभ्यता के आधार पर दुनिया के अंदर भारत फिर से विश्व गुरु का स्थान स्थापित कर सके, इसके वंदे मातरम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मित्रों, वंदे मातरम के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शहीदों ने वंदे मातरम का नाम लेकर के बलिदान किया था, उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन वंदे मातरम से के माध्यम से ही भारत 2047 से विकसित देश होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। इसलिए मैं आज के अवसर पर वंदे मातरम के बारे में इतना बात कहते हुए इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ करें, स्वयं उसके अनुरूप अपने को खड़ा करने का प्रयास करें, ये अपेक्षा करते हुए आप सबों से मैं विदा लेना चाहूंगा। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ के मेरठ के हमारे सभी सम्मानित जन, इनको मैं प्रणाम करता हूं। पत्रकार मित्रों को भी नमस्कार करता हूं। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।